किंजल अपने माता पिता के साथ रहती थी। किंजल के पिताजी का मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसकी माँ माया पर ही थी। इस बार नवरात्रि पर चनिया चोली कंपटीशन होने वाला है। मेरी चनिया चोली तो बनकर कब से तैयार है। मेरे पापा किसी बड़े शहर से चनिया चोली लाने वाले हैं। किंजल, तेरे मम्मी पापा तो तुझे चनिया चोली नहीं दिला सकते। तुझे मैं अपनी पुरानी चनिया चोली दूंगी। हाँ, और मैं अपनी पुरानी सैंडल दे दूंगी। किंजल का परिवार गरीब है। बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता है और ऐसे हालात में किंजल को नया चनिया चोली देना नामुमकिन था। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे पुराने चनिया चोली और सैंडल नहीं चाहिए। मेरी मम्मी ने तो तुम दोनों से अच्छी चनिया चोली लाई है इस बार नवरात्रि के कंपटीशन में। देखना, मैं ही जीतूंगी। चल झूठी, तेरे घर पर तो खाना खाने तक के पैसे नहीं है और चनिया चोली कहाँ से लाएगी? मेरे पापा बता रहे थे अभी तक किंजल की माँ ने उधारी के पैसे नहीं दिए और तू है जो नई चनिया चोली की बात कर रही है। दोनों किंजल पर हंसने लगे और उसे चिढ़ाने लगे। किंजल झूठी, किंजल झूठी। तुम दोनों देख लेना, मैं सच में नई चनिया चोली और सैंडल पहन के नवरात्रि में आऊंगी। किंजल को रोता देख उसके पापा भोला वहाँ आते हैं और दोनों लड़कियों पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे मेरी बिटिया को क्यों बोल रहे हो? मैं तुम दोनों को मारूंगा मैं तुम दोनों को। भाग यहाँ से, ये पागल सच में हम दोनों को मारेगा। भोला दोनों लड़कियों के पीछे जैसे ही भागने वाला होता है, किंजल भोला का हाथ पकड़ लेती है। जाने दो पापा। इनके बाल खींच के मारूंगा, दोनों सुधर जाएगी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो पापा? मम्मी खाना खाने बुला रही है, चल। किंजल के पापा जैसे भी थे, पर किंजल उनसे बहुत प्यार करती थी। क्यों रे, कहाँ थी तू? सुबह से अनाज का एक दाना तक नहीं खाया है। किंजल किसी गहरी सोच में डूबी थी। अरे छोरी, वहाँ क्या देख रही है? मैंने कुछ पूछा है तुमसे। कहाँ थी सुबह से? कहीं नहीं, यहीं पर तो थी मम्मी। मम्मी, आगे बोलेगी भी या बस मम्मी मम्मी करेगी? नवरात्रि का कंपटीशन होने वाला है। सब नई नई चनिया चोली पहनेंगे। मुझे भी नई चनिया चोली और जूती चाहिए। पिछले महीने ही तो स्कूल के लिए नई जूती ली थी, वो पहन लेना। और तेरे जन्मदिन वाला ड्रेस है ना, वही पहन लेना। मम्मी, वो 1 साल पहले ली थी। अब तो वो ड्रेस मुझे छोटी होती है। मुझे नई चनिया चोली ही चाहिए। यहाँ खाने के पैसे नहीं और महारानी को नई चनिया चोली चाहिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, कोई नई चनिया चोली नहीं मिलेगी। मेरी बिटिया को चनिया चोली दिला दो। तू घना करोड़पति है, तू दिला दे। हाँ, मैं दिला दूंगा। किंजल को दिला दूंगा। किंजल को चनिया चोली चाहिए, किंजल को चनिया चोली चाहिए। ऐसी ही बातें दोहराते दोहराते भोला घर के बाहर चला जाता है। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो परेशान हो गई हूँ तुम दोनों से। अरे सुनते हो? एक ही बात भोला पूरे रास्ते बोलता रहता है और बोलते बोलते जंगल पहुंच जाता है। किंजल को चनिया चोली चाहिए, किंजल को चनिया चोली चाहिए। हे इंसान, मेरी मदद कर, मुझे इस नदी में छोड़ दे, नहीं तो मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। किंजल को चनिया चोली चाहिए। भोला सुनहरी मछली को देखता तो है, लेकिन बिना रुके आगे बढ़ गया। तुझे बहुत सारा पैसा, सोना और चांदी दूंगी, मेरी मदद कर दे। सुनहरी मछली भोला को पैसा, सोना और चांदी का लालच देती है, पर भोला ठहरता ही नहीं, वो आगे बढ़ता रहता है। मैं दूंगी किंजल को चनिया चोली। ये सुनते ही भोला सुनहरी मछली के पास आता है। हाँ, अगर तुमने मुझे नदी में छोड़ दिया तो मैं किंजल को चनिया चोली दिला दूंगी। पक्का? हाँ, बिल्कुल पक्का। भोला उस सुनहरी मछली को नदी में छोड़ देता है और वो तुरंत ही सुनहरी मछली एक जलपरी में बदल जाती है। तू तो साफ दिल का इंसान है। किंजल को चनिया चोली चाहिए, आप दोगे ना? आपने कहा था। हाँ, मैं किंजल को चनिया चोली दे दूंगी। तुझे और कुछ नहीं चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी के लिए चनिया चोली चाहिए। जलपरी ने अपने जादू से हीरे से जड़ी हुई चनिया चोली भोला को दी। अरे वाह, ठीक है, अब मैं जाता हूँ। अरे रुक रुक, किंजल को और कुछ नहीं चाहिए? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। जलपरी ने फिर से अपना जादू किया और सोने की जूती आ गई। ठीक है, मैं चलता हूँ। भोला चनिया चोली और जूती लेकर घर आया। किंजल, ये ले चनिया चोली और जूती। किंजल अपने पापा को गले लगा लेती है। माया चनिया चोली और जूती को गौर से देख रही थी। इसमें तो हीरे जड़े हुए हैं और जूती तो सोने की है। कहाँ से लाए ये आप? भोला ने पूरी बात बताई। नवरात्रि के कंपटीशन में किंजल हीरों से जड़ी हुई चनिया चोली और सोने की जूती पहन कर गई। किंजल ऊपर से नीचे तक चमक रही थी
सब लोग उसी को देख रहे थे। किंजल के फ्रेंड्स भी उसे ही देख रहे थे। वाव, क्या चनिया चोली है। हाँ यार, किंजल किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही है आज। किंजल चनिया चोली कंपटीशन में जीत जाती है। उस दिन किंजल बहुत खुश होती है और उसी चनिया चोली में से जड़े हुए हीरों को बेचकर भोला के परिवार की परिस्थिति बदल जाती है। वो लोग अब अमीर हो जाते हैं। भोला भले ही दिमाग से कमजोर है, पर वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसका ये निस्वार्थ प्यार ही था उनकी किस्मत बदलने का कारण। मंगलपुर नाम के गांव में सुमन अपने पति रमन के साथ रहती थी, जो बहुत ही गरीब, सुलझी हुई, दूसरों की मदद करने वाली, कम पैसे होने के बावजूद भी खुद भूखी रहकर सबको पेट भर खाना खिलाने वाली औरत थी। गांव में जिस किसी को भी जरूरत हो तो सुमन उसकी बेझिझक मदद कर दिया करती थी। उसी गांव में रमा नाम की एक औरत अपने पति सुभाष के साथ रहती थी, जो बहुत ही झगड़ालू औरत थी। वो बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। उसे सिर्फ ज्यादा चाहिए था। वो हमेशा दूसरों के आंगन से सुबह जल्दी उठकर फूल चुराती थी और भगवान के मंदिर में चढ़ाती थी, ताकि कोई काम किए बिना ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। एक दिन रात के समय रमा मन ही मन, चलो घर के सारे काम खत्म हो चुके हैं, अब मैं जल्दी से सो जाती हूँ, ताकि कल सुबह गांव की औरतें उठने से पहले ही उनके आंगन के फूल चुरा सकूं। आखिर कल से नवरात्रि जो शुरू हो रही है, माता का आशीर्वाद तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। मैं पूरे मंदिर को ऐसा सजाऊंगी कि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा मुझ पर ही जमी रहे। अरे रमा, आजकल तुम खुद से ज्यादा बातें करने लगी हो। तुम्हारी ये आदत बहुत बढ़ चुकी है। हाँ, बस लाइट बंद कर दीजिएगा जल्दी, मुझे सुबह जल्दी उठना है। हाँ, मुझे सब पता है। कल से नवरात्रि जो शुरू हो रही है, गांव में किसी औरत को कोई फूल नहीं मिलना चाहिए। यही नियोजन होगा आपका। सो जाइए। अब रमा सुबह जल्दी उठकर गांव के लोगों के आंगन से फूल तोड़ने लगती है। वो फूल तोड़ते वक्त जरा भी नहीं सोचती थी कि पेड़ की डालियां टूट रही है या फिर पौधा खराब हो रहा है। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे फूल चाहिए थे। और ये बात गांव के सभी लोगों को पता थी कि वो रमा ही है जो सुबह उठकर सारे गांव के पेड़ पौधे तोड़ते हुए फूल चुराती है और पूरे मंदिर को फूलों से सजाती थी। लेकिन जब भी कोई उसे रोके या फिर पूछे तो वो उससे बड़े ही बदतमीजी से बात करती थी। एक दिन रमा अपने सारे काम हर रोज की तरह खत्म कर नदी पर कपड़े धोने और पानी लेने के लिए सुमन के साथ जाने लगती है। जाते जाते एक बूढ़ी सुमन से, सुमन बिटिया जरा देखो तो, सुबह जल्दी कोई बंदरिया आई थी शायद, जो पूरे आंगन में पेड़ों का कचरा करके चली गई। जरा इसे साफ करने में मेरी मदद करोगी? बहुत अच्छा होगा बिटिया। ओ बुढ़िया कही की, बोलना कि रमा फूल तोड़ कर ले गई और यहाँ कचरा कर गई। बंदर बोलती है क्या मुझे? पूरे गांव को पता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही फूल तोड़ने आती हूँ सुबह। अरे रमा, ऐसे क्यों बात करती है? मैं तुझे थोड़ी ना बंदरिया बोलूंगी। तुम्हारे जाने के बाद सच में ही यहाँ बंदरिया आई होगी जो इतना आंगन खराब कर गई। चुप करो बूढ़ी कही की, किसी को कोई काम नहीं है क्या यहाँ? चल सुमन, हम हमारे काम के लिए निकलते हैं। फिर वहाँ जाकर अच्छी जगह नहीं मिलती कपड़े धोने के लिए और कपड़े भी ठीक से नहीं निकलते। रमा तुम चलो, मैं अभी थोड़ी देर में पहुँचती हूँ। बूढ़ी माँ की थोड़ी मदद कर देती हूँ। हाँ, तूने ही ले रखी है सारे गांव की जिम्मेदारी, करती रहे लोगों के काम, मैं तो चली। अब रमा आगे जाकर अपने कपड़े धोकर उसे सुखाने के लिए डाल रही थी कि तभी सुमन अपने कपड़े धोने लगती है। उसे देख रमा, आ गई सारे गांव की काम वाली। आज नहीं लाई किसी के कपड़े या फिर घड़ा जिसे भरकर पानी ले जा सके। रमा ऐसे क्यों बात करती हो? अरे वो थके हारे हैं, बूढ़े हो चुके हैं। क्या हुआ अगर हम उनकी कुछ मदद कर दे तो? तभी वहाँ से एक साधु गुजर रहे थे। वो रमा की ओर देखकर, बेटी क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है बेटी। ओ साधु बाबा, चलो निकलो यहाँ से। पानी ही पीना है तो इतनी बड़ी नदी नहीं दिख रही? ले लो कहीं से भी पानी और पी लो। पानी क्या मांगना पड़ता है? अरे बेटी,
मेरे पास पानी पीने के लिए कोई साधन नहीं है। तो अपने हाथ तो है ना, उन्हीं से पी लो। हमें क्यों परेशान कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। रुको साधु बाबा, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सुमन अपने मटके में पानी भरकर साधु बाबा को पिलाती है। तो साधु, बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुम इसी गांव की हो? जी बाबा, हम इसी गांव के हैं। आप कहाँ से आए हैं? बेटी, मैं जंगलों में यहाँ से वहाँ भटकता रहता हूँ। आज तुमने मुझे पानी पिलाया है तो मैं तुम्हें आशीष के तौर पर एक मटका देना चाहता हूँ। जब तक ये मटका तुम्हारे घर में रहेगा, तुम्हारे घर में सुख शांति खिलती रहेगी। साधु कई सारे मटके अपनी सिद्धि से बनाते हैं। घड़ों को देख रमा, इतने सारे घड़े! अरे इसमें तो सोने का भी घड़ा है। क्या मैं पूछ लूं इस बाबा से एक घड़े के लिए? हाँ हाँ, तुम भी ले जा सकती हो एक घड़ा। आपको कैसे पता चला कि मैं क्या बात कर रही हूँ? बेटी, मैं दूसरों की मन की बात जान लेता हूँ। मुझे सब कुछ पता है। हाँ तो ठीक है। क्या मैं ये सोने का घड़ा ले जा सकती हूँ? हाँ जरूर। बेटी सुमन, तुम कौन सा घड़ा लेकर जाओगी? बाबा, मेरे घर में तो सब कुछ है। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन बेटी मेरी बात मानो, तुम इसमें से एक घड़ा लेकर जाओ। सुमन, मैंने तो अपने पसंद का घड़ा ले लिया है, अब तू भी ले ले। अब सुमन अपने लिए मिट्टी का घड़ा पसंद करती है और उसमें पानी भरती है। तभी रमा मन ही मन, अब तो मैं अपने लिए इस घड़े को पिघलाकर बहुत सारे गहने बनाऊंगी, ताकि गांव में सबसे अमीर और सबसे खूबसूरत मैं ही दिखूंगी। और ये सुमन, ये तो बिल्कुल ही पागल है। इसे तो बिल्कुल अकल नहीं है। इसने तो मिट्टी का घड़ा ही लिया, जो कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है। क्या हुआ दीदी, आप हंस क्यों रही है? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। रमा जल्दी जल्दी में ही अपने घर जाने लगती है। जाते जाते आज वो किसी से बात नहीं करती। कोई उसे रोकने की कोशिश करे तो वो उसकी तरफ देखे बिना ही चली जाती है। गांव के पास जाते ही घड़े को छुपा लेती है, ताकि कोई उसके सोने के घड़े को ना देख पाए। अब दोनों अपने अपने घर चली जाती है और रमा जल्दबाजी में अपने घड़े का पानी आंगन में ही फेंकने लगती है, तो उसके शरीर पर अचानक से कई सारे कीड़े हमला कर देते हैं। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये कीड़े, इतने सारे कीड़े कहाँ से आ गए? ये मुझे काट रहे हैं। कोई बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। रमा वो घड़ा अपने हाथ से नीचे फेंक देती है और वो नीचे गिरते ही अदृश्य हो जाता है। तभी रमा पागलों की तरह उस साधु बाबा को ढूंढने के लिए जंगल की ओर भागने लगती है, क्योंकि उन कीड़ों ने रमा के शरीर पर जगह जगह पर जख्म कर दिया था। दूसरी ओर सुमन जैसे ही घड़े का पानी अपने दूसरे मटके में डालना शुरू करती है, तो उसमें से सोना निकलने लगता है। जब जब सुमन उस घड़े को उल्टा करती, तब तब उसमें से सोने के सिक्कों का पानी बहने लगा। यहाँ भागते भागते थकी हारी रमा, साधु बाबा कहाँ है आप? आपने ये कौन सा घड़ा मुझे दिया था? ये मेरे पूरे शरीर में आग जल रही है, जिसमें सिर्फ कीड़े ही कीड़े निकले। तभी आकाश में साधु का चित्र बन जाता है और वो रमा से, रमा, वो पाप का घड़ा था जो तुमने खुद चुना था अपने लिए, और सुमन ने पुण्य का घड़ा चुना था, इसलिए उसका घर सोने से भर चुका है। अब रमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अपनी बदतमीजी से की जाने वाली बातें याद आती है। उसे समझ में आ जाता है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो सच्चे मन से, सच्चे भाव से किसी की सेवा करते हैं।